ओके, अब बातें नहीं बच्चे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप इन सी। अब सी में जब भी हम डेटा एंटर करते हैं तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि प्रोग्राम में आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा आप एंटर कर रहे हो। ठीक है, सी में क्या है कि आपकी जो भी वैल्यू है वो एज ए ASCII वैल्यू रीड होगी। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो डेटा टाइप इन सी को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि सी में कौन कौन से कैरेक्टर अलाउड होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें अलाउड है, क्या क्या आप लिख सकते हो, क्या क्या नहीं लिख सकते, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक चीज़ आपको पता है कि कीवर्ड्स के बारे में हमने बात की थी कि 32 कीवर्ड्स होते हैं और उसको हम एज ए नॉर्मल डेटा टाइप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हेडिंग डालो डेटा टाइप, तो लिखो दे अलाउ द कंपाइलर to know which type of data they allow the compiler to know which type of data is to be they allow the compiler to know which type of data is to be processed and generate result as per data type ठीक है, कंपाइलर को ये चीज़ पता करने में हेल्प करते हैं कि किस टाइप का डेटा है, कैसे उसे प्रोसेस करना है और उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट जनरेट करना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा है इंटीजर a = 1 b = 1। तो मैं अगर लिखता हूं c = a+1 a+b, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। इंटीजर है a = 1 और b = 1, तो c = a+b किया तो इसका आंसर आएगा 2। इसी को अगर मैं लिखता हूं कैरेक्टर a = 1 और b = 1 और सेम करता हूं तो आंसर आएगा 11। ठीक है, दो कैरेक्टर अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो वो ऐड हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? 1 + 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर फ्लोट लेंगे तो ठीक है, एक एग्जांपल फ्लोट का ले लेते हैं। तो मैंने लिखा है इंटीजर a = 3.2 b = 2.3 और मैं बोलता हूँ c = a+b, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5.5 आएगा या 5 आएगा? 5.5। ठीक है, लेकिन c क्या है? c भी इंटीजर है, तो ये इसके पीछे की वैल्यू को क्या कर देगा? हटा देगा, क्योंकि इंटीजर की जब हम बात करते हैं तो इंटीजर क्या होते हैं आपके? इस तरीके से होते हैं। ठीक है, -1 -2 -3। तो जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर में कहीं भी डेसिमल अलाउ नहीं होता। इंटीजर मैंने लिखा है तो उसमें डेसिमल की कोई जगह नहीं है, और डेसिमल की जगह नहीं है तो क्या करेगा? उसको राउंड ऑफ कर देगा, या राउंड ऑफ भी नहीं करेगा, वो क्या करेगा? सिर्फ आगे वाली वैल्यू लेगा, डेसिमल की पीछे वाली वैल्यू हटा देगा। लेकिन इसी को अगर मैं फ्लोट कर दूं तो ये आंसर आपका, इसको भी फ्लोट करना पड़ेगा, तो आंसर आपका 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होते हैं आपके? जो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सारे क्या हैं? डेटा टाइप हैं। ये बताते हैं कि आपकी प्रोग्राम में जो वैल्यू एंटर की गई है उसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और यही आपके डेटा टाइप होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे।
हेडिंग लिख लो डेटा टाइप। इन सी लैंग्वेज, हेडिंग लिखो डेटा टाइप, और डेटा टाइप में लिखो इन सी लैंग्वेज देयर आर, इन सी लैंग्वेज देयर आर, in C language there are two types of data type which are implicit इम्प्लिसिट, जिसे हम सिस्टम डिफाइन कहते हैं, यानी ऐसे डेटा टाइप जो सिस्टम ने बनाए हैं उसको हम बदल नहीं सकते। और दूसरा आता है एक्सप्लिसिट, यूजर डिफाइंड। इम्प्लिसिट सिस्टम डिफाइन, जिसको कंप्यूटर ने डिफाइन कर रखा है, हमें उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, हमें उसको बस यूज करना है। और एक्सप्लिसिट, जिसको हम इम्प्लिसिट का यूज करके डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पहला लिखो इम्प्लिसिट, फटाफट लिखें, ज़्यादा नहीं लिखा रहा मैं इसमें। तो लिखो दे आर प्री डिफाइंड, इम्प्लिसिट में लिखो पहला नंबर इम्प्लिसिट, उसमें लिखो दे आर प्री डिफाइंड, दे आर प्री डिफाइंड इन अ सिस्टम, they are predefined in a system and we have to just use it, and we have to just use it by using its keyword, by using its keyword। तो implicit में क्या होते हैं आपके इंटीजर, पहला आता है इंटीजर, पहला आता है इंटीजर और इसका कीवर्ड क्या है int। तो इंटीजर है आपका, देखो इट अलाउ ओनली इंटीजर वैल्यू, इट अलाउ ओनली इंटीजर वैल्यू range from 32,768 to plus 32,767। it allow integer value range from minus 32,768 to plus 32,767। इस रेंज के बीच में कोई भी नंबर अगर आपको एंटर करना है या यूजर से चाहिए या वो प्लस मल्टीप्लाई होके आए तो इस रेंज में आप लोगे। ठीक है, लेकिन आज के दिन में 32,000 वैल्यू जो है ये काफ़ी छोटी वैल्यू है। तो जब उस टाइम बना था उस टाइम 32,000 वैल्यू बहुत होती थी, यानी 32,000 रुपये भी बहुत होते थे, लेकिन आज के दिन में 32,000 रुपये नॉर्मल है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लॉन्ग इंट। क्या यूज़ करेंगे, लॉन्ग इंट। और लॉन्ग इंट आपका चले जाएगा 21 तो ये रेंज चले जाएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछे, बस आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग इंट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, वो छोड़ दो। हाँ, इंटीजर का याद कर सकते हो, ये पूछ लेते हैं, 32,000 छोटी वैल्यू होती है तो उसमें पूछ सकते हैं जी। ठीक है, फिर सेकेंड आता है आपका फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं फ्लोट, ये स्मॉल लेटर में चलेगा, आपका कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, इंटीजर फ्लोट जो भी आप लिखोगे स्मॉल लेटर में लिखोगे, कैपिटल का यूज नहीं करना है, जैसे मैंने पहले बताया आप लोग। तो लिखो इट स्टोर
decimal value, it store decimal value ranging from 3 to power 148 minus 38 to 3.4 into 10 raised to power 38 minus 1। इस रेंज के बीच में अगर आपको कोई भी डेसिमल वैल्यू लेनी है तो वो ले लेगा, ठीक है। तो इसमें हमें लॉन्ग में जाने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि 10 के बाद पॉइंट के बाद माइनस 48 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। इतना नंबर इतने ज़्यादा प्रिसीशन में जनरली जाते नहीं है, ठीक है। अब जो 0.5 वाला ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे थे ना कि 0.5 का फर्क आ रहा है, तो नॉर्मल नंबर में 2-4 नंबर में 5 रुपये 10 रुपये तक कम है, लेकिन अगर बैंक में और करोड़ों की बात हो और पीछे 0.5 0.8 का फर्क आ गया तो फिर सोच लो कितना हो गया। यानी 0.5 अगर बिलियन ट्रिलियन में है तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए फिर हमें फ्लोटिंग पॉइंट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इंटीजर में लिखना 2 बाइट मेमोरी, और फ्लोट लेता है आपका 4 बाइट मेमोरी, ब्रैकेट में नीचे लिख लेना, ठीक है। ये 2 बाइट की मेमोरी लेता है इंटीजर, और जो फ्लोट होता है वो कितनी लेता है, 4 बाइट की मेमोरी लेता है। फिर इसी में आता है आपका तीसरा डबल। तो डबल में भी वही लिख लेना आपका, ये भी सेम ही है, रहता है आपका। डबल 8 बाइट लेता है और ये भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। डबल इज सिमिलर टू फ्लोटिंग पॉइंट, बस इसकी रेंज ज़्यादा होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ्लोट में रेंज गड़बड़ आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में फिर आप डबल का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल वैल्यू अच्छे से हैंडल नहीं हो पा रही तो आप डबल लोगे। और लास्ट आएगा इसमें आपका कैरेक्टर। कैर, और ये लेगा 1 बाइट। लास्ट आता है आपका कैरेक्टर, कैर लिखते हैं CHAR, और ये लेता है आपका 1 बाइट। 1 बाइट की मेमोरी लेगा ये, ठीक है। तो लिखो इट स्टोर 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। इट स्टोर 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। तो -128 से लेकर +127 तक, -128 से लेकर +128 तक के बीच के रेंज का ये डेटा स्टोर करता है। कैरेक्टर कैर 1 बाइट लेगा, और -128 से लेकर +127 के बीच का रेंज होगा। जनरली आज का वैल्यू स्टोर करता है किसी भी कैरेक्टर का। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी डाल सकते हो, वो सब कैरेक्टर है। कीबोर्ड में जितने भी बटन है वो सारे कैरेक्टर है, तो वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा लिखिए एक्सप्लिसिट। तो इसमें बस आपको लिखा देते हैं इसमें होता क्या है, वो फिर खत्म करेंगे। दूसरा लिखिए एक्सप्लिसिट। तो लिखिए it is defined by using implicit data type. It is defined by using implicit data type as per user requirement. यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जाता है, एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल में लिख लीजिए एरे, स्ट्रक्चर और यूनियन, ठीक है। एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन ये क्या होते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी से हर चीज बताने लग जाएंगे फिर ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा।
ठीक है। तो एरे, स्ट्रक्चर और यूनियन, ठीक है। तो ये आपके डेटा टाइप होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम डिफाइंड, जो सिस्टम से डिफाइंड है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये है। और दूसरे हैं एक्सप्लिसिट, जो इनका यूज़ करके हम अपने हिसाब से बनाते हैं। उन डेटा टाइप का हम अपना नाम देते हैं, ठीक है, और वही नाम से वो आगे चलेंगे, ठीक है। तो लिखो, अब लिखो सी कैरेक्टर सेट। सी कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर, कौन कौन से कैरेक्टर आप सी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो कौन कौन से कर सकते हैं। कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। नंबर कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम। नंबर में कैपिटल स्मॉल होते हैं, नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पेशल कैरेक्टर, तो स्पेशल कैरेक्टर में क्या क्या यूज कर सकते हैं आप लोग। कॉमा यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोलन, सेमी कोलन, उसके बाद ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। स्ट्रिंग तो कैरेक्टर को जोड़ के बनता है। कैरेक्टर की, अभी मैं सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर, कैरेक्टर मतलब सिंगल वर्ड, कैरेक्टर मतलब यहाँ क्या है, सिंगल वर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गए, उसके बाद मॉडुलस हो गए, एस्ट्रिक हो गया, हैश हो गया, स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। वाइट स्पेस में आपके क्या आते हैं, तो वाइट स्पेस में आता है आपका ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, वर्टिकल टैब, न्यू लाइन, फॉर्म फीड, ठीक है। ये नोट्स मैं इसलिए बनवा रहा हूँ आप लोगों के, आप लोगों को लग रहा हो सर ज़्यादा लिखा रहे, तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि 5 मार्क्स में डेटा टाइप या कैरेक्टर या छोटे छोटे क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आ गए तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, कंप्यूटर में आपने टर्म सुना होगा, एक टर्म आता है, एक मैंने बताया था वाइड, एक बताया था नल। वाइड और नल तो एक ही, चलो छोड़ो, ब्लैंक, और एक होता है जीरो। नल, ब्लैंक और जीरो, इन तीनों में कोई डिफरेंस होता है, एक ही होते हैं। अब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो इसलिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे तो एक ही है, जीरो खाली, जीरो मतलब खाली, जीरो मतलब जीरो, ब्लैंक मतलब भी खाली, और नल मतलब भी खाली। लेकिन आप प्रोग्रामिंग में तीनों अलग अलग चीजें, प्रोग्रामिंग में क्या है, ये तीनों अलग अलग चीजें। नल, जीरो मतलब क्या हो गया, एक इंटीजर, जीरो मतलब क्या हो गया, इंटीजर। ब्लैंक मतलब हो गया ब्लैंक स्पेस, मैंने स्पेस बार दबा रखा है वहां पे, ब्लैंक स्पेस दे रखा है। और नल मतलब क्या हो गया, एकदम खाली, वहां ना जीरो है ना ब्लैंक स्पेस है। अगर आपने कहीं में ब्लैंक स्पेस दबा दिया तो वो ब्लैंक हो गया, ठीक है। मैंने अगर स्पेस बार दबा दिया तो वो ब्लैंक स्पेस हो गया। लेकिन नल का मतलब क्या है, कुछ है ही नहीं, एकदम खाली, वैक्यूम एक तरीके से बोल सकते हैं, इस तरीके का स्पेस। तो ये तीनों अलग चीज है। जब आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करोगे तो इन तीनों को अलग अलग ट्रीट करना है आप लोगों ने, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ना। कहीं पर नल लिखा है आप वो भी सही है, कहीं पे ब्लैंक लिखा है वो भी सही है, कहीं जीरो लिखा तो बराबर नहीं है, क्योंकि हमें कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं जीरो को ब्लैंक से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, जीरो इंटीजर है, ब्लैंक क्या है, कैरेक्टर है एक तरीके से। तो आप इंटीजर को कैरेक्टर से थोड़ी कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है।
आप लिखिए टोकन, टोकन, सी टोकन भी लिख सकते हैं इसको, सी टोकन। ठीक है, टोकन सुना है आप लोगों ने कभी टोकन का नाम? सुना होगा, कहीं भी जाते हो टोकन देते हैं, या प्रॉपर्टी खरीदते हो आप, कुछ खरीदते हो टोकन मनी देते हैं। तो टोकन मनी क्या होता है? किसी भी चीज का एक छोटा सा पोर्शन, उसे क्या बोलते हैं? टोकन। किसी भी बड़ी चीज का एक छोटा सा पोर्शन, उसे बोलते हैं टोकन। ठीक है, तो लिखो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। The smallest part of the program is known as token. प्रोग्राम का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? टोकन कहते हैं। इट कैन बी a keyword, it can be a keyword, a keyword. Second, identifier, literal, 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 literals, punctuator, punctuator और ऑपरेटर और ऑपरेटर्स। ये आइडेंटिफायर हो सकते हैं, कीवर्ड्स हो सकते हैं, पंक्चुएटर हो सकते हैं, लिटरल हो सकते हैं, या ऑपरेटर हो सकते हैं। कोई भी पार्ट, प्रोग्राम का पार्ट आपने दिखा दिया या दे दिया तो वो टोकन है। ठीक है, जब आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इंटरव्यू देने जाओगे तो ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, व्हाट इज टोकन? टोकन क्या होता है? तो फिर आप बताओगे कि प्रोग्राम का वो छोटा पार्ट, तो वो कौन सा छोटा पार्ट? तो कोई भी पार्ट हो सकता है वो, आइदर इट इज अ कीवर्ड, इट इज अ आइडेंटिफायर, इट इज अ पंक्चुएटर और लिटरल। ठीक है, अब हेडिंग डालो कीवर्ड। तो कीवर्ड लिखो, these are the reserved words, these are the reserved word, these are the reserved word in C programming, these are the reserved word in C programming which cannot be used, these are the reserved word in C programming which cannot be used as a variable, as a variable, which cannot be used as a variable, full stop। वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं? इंटीजर ए, तो इंटीजर क्या है? कीवर्ड है, और ए क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। और ये इंटीजर क्या है यहाँ पे? ठीक है, ये उतार लेना साथ साथ। तो ये अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, कि ये भी कीवर्ड और ये भी कीवर्ड। ठीक है, इधर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, फॉर, वाइल, डू वाइल 32 कीवर्ड है। तो यहाँ उन 32 वर्ड्स को आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। ठीक है, हाँ, यहाँ ABCD अपना नाम, पिताजी का नाम, खानदान का नाम, कुछ भी लिखो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जो 32 शब्द है उसको छोड़ के आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा वेरिएबल की अभी आगे पढ़ेंगे कि वेरिएबल डिफाइन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है, नेमिंग कन्वेंशन का। जैसे नंबर से कभी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता कि 9XM लिख लिया। ठीक है, वो चैनल का नाम ठीक है, लेकिन वेरिएबल नहीं बना सकते आप उस नाम से। तो 32 कीवर्ड कौन से हैं वो आप लोग घर में जाके एक टेबल बना लेना और नेट में देख लेना, आपको 32 के 32 मिल जाएंगे। और एक बार लिख लेना, उसको नोट्स के लिए लिख लेना। ठीक है, जो मोटे मोटे हैं वो आपको प्रोग्राम यूज करते रहोगे, खुद से याद हो जाएंगे।
दो चार होते हैं जो आपको याद नहीं होते और ये पेपर में वही पूछे जाते हैं, ठीक है। और किसी पेपर में ये नहीं आएगा कि 32 कीवर्ड लिख के दिखाओ, आज तक तो आया नहीं फिलहाल। जब किस्मत ही खराब होती कि व्हाट इज कीवर्ड, राइट डाउन ऑल ऑफ देम, हो गया फिर। तो ये बात देखते देखते रहोगे, 32 में से ये है कि 10 15 तो आराम से याद हो जाते हैं यूज करते करते। अच्छा, कीवर्ड हो गया। इसके बाद लिखिए आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, they are also known as variables comma function comma array. They are also known as variable function comma array. They are also known as variable function array, ठीक है, array. They are used to give name to different part of program, ब्रैकेट में लिख लो मेमोरी लोकेशन, so that ब्रैकेट में लिखो मेमोरी लोकेशन, so that whenever we required that part, in a program, we use its name instead of its memory location, ठीक है, इंस्टीड ऑफ इट्स मेमोरी लोकेशन। सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन कराया था यहाँ पे, तो आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर मिल गया था, ठीक है। अब बोर्ड को आपसे रिलेटेड कोई भी काम करना है तो वो उस रोल नंबर से या रजिस्ट्रेशन नंबर से कॉल करेगा, बाकी नाम, फादर नेम, उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे ही प्रोग्राम में जब भी हमें कोई मेमोरी लोकेशन चाहिए या कोई पार्ट है प्रोग्राम का जिसको नाम देने की जरूरत है, क्यों जरूरत है, क्योंकि ये प्रोग्राम में जगह जगह इस्तेमाल होने वाला है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। और आइडेंटिफायर में करना क्या है, उस पार्ट को, उस मेमोरी लोकेशन को हम नाम देते थे, और जब भी उस पार्ट की जरूरत हमें प्रोग्राम में पड़ती है तो अब हमें मेमोरी लोकेशन क्या है उस सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने बस एक नाम दे दिया और उसी नाम से उसको यूज करते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, अब हम उस मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर नाम से, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या है, आइडेंटिफायर। आइडेंटिटी देते थे हम उसको, एक पहचान देते थे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप लोग यहाँ पे आओगे बोर्ड में, आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। वैसे आप एडमिशन लोगे तो आपको एक एहसान नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, वो आप वहाँ से ले सकते हो। कहाँ से, स्टूडेंट सेक्शन से। स्कूल में भी जब आप जाते हो तो आपको एक एहसान नंबर दिया जाता है, एडमिशन नंबर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आकाश नाम से ढूंढूं तो 10-15 बच्चे निकल जाएंगे, कौन सा आकाश भाई, फिर फादर नेम भी बताओ, ये भी बताओ। इंस्टीट्यूट ऑफ डेट मैं हर बच्चों को एहसान नंबर दे रहा हूँ, एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहा हूँ, अब उस रजिस्ट्रेशन नंबर से पर्टिकुलर वो बच्चा आराम से निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए लिटरल्स आर डेटा आइटम्स which never change its value during the program, also known as which never change its value during the program, also known as constant, also known as constant, also known as
कांस्टेंट, कांस्टेंट्स, कांस्टेंट मतलब स्थिर, एक समान। स्थिर तो नहीं बोलेंगे, स्थिर तो स्टैटिक होता है, कांस्टेंट मतलब एक समान। ठीक है, तो ये ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे डेटा टाइप होते हैं, डेटा आइटम होते हैं जिसकी वैल्यू क्या है पूरे प्रोग्राम में एक ही रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, एक है वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है पूरे प्रोग्राम में चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है प्रोग्राम में चेंज नहीं होती। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट, पंचुएटर्स। तो पंचुएशन मार्क सुना होगा आपने, इंग्लिश में आता था ना पंचुएशन मार्क ऐड करो सेंटेंस में, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। तो वही होते हैं आपके पंचुएटर भी, क्या होते हैं आपके, कॉमा, फुल स्टॉप। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो नोन एज separators, they are also known as separators, sometime terminators, sometime terminator, सेपरेटर होते हैं कहीं कहीं, कुछ कुछ टर्मिनेटर भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, वही है आपके एग्जाम्पल, कॉमा, राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, सेमीकोलन, कोलन, ठीक है, स्टार, हैश, पंक्चुएशन मार्क अलग अलग जगह यूज होते हैं। ऑपरेटर, ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लो उसको, कई बार आ जाता है क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है ऑपरेटर में, अगर आता है तो बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटर होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो लिखो, an operator is a symbol, an operator is a symbol which tells the compiler, which tells the compiler which mathematical, which tells the compiler which tell the compiler which mathematical comma logical operation is to be, which mathematical comma logical operation is to be performed. लिखो, in C language, हाँ, in C language there are three types of operator which are unary, second है binary, और तीसरा है ternary ऑपरेटर, तीसरा है ternary ऑपरेटर, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर। तो पहला लिखो यूनरी, लिख सकते हो, इन यूनरी ऑपरेटर देयर इज वन ऑपरेंड एंड टू ऑपरेटर्स, also known as there is one operand and two operators. There is one operand, एक ऑपरेंड होता है और दो ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो अगर प्लस प्लस लिखा है तो ये है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये नीचे लिख लेना, प्लस प्लस लिखा है तो ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वैल्यू बढ़ाने के लिए।
और माइनस माइनस लिखा है तो ये क्या है, डिक्रीमेंट। प्री, ऊपर वाला प्री हो गया ना, ऊपर वाला प्री होगा ना, पहले बढ़ गया तो प्री, और नीचे वाला होगा आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। वैसे ही आपका प्री डिक्रीमेंट और ए माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। प्लस प्लस ए का मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, और ए प्लस प्लस का मतलब भी होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, बस ये है कि आगे प्लस है तो पोस्ट प्री होगा और पीछे प्लस है तो पोस्ट होगा, ठीक है। इसके रिजल्ट में इफेक्ट दिखता है, वो जब हम प्रोग्राम करेंगे उस टाइम में बताऊंगा कि किस तरीके से दिखता है और क्या उसका फॉर्मूला होता है। तो यूनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही आपका क्या है, ऑपरेंड है। जब नंबर ऑफ ऑपरेंड बढ़ जाएंगे तो फिर 2 हो जाएंगे तो वो बाइनरी हो जाएगा, और नंबर ऑफ ऑपरेटर 3 हो जाएंगे तो टर्नरी हो जाएगा। इसी में लिखो इसी में लिखो असाइनमेंट ऑपरेटर। तो लिखो एन असाइनमेंट ऑपरेटर, एन असाइनमेंट ऑपरेटर, एन असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन द वैल्यू, an assignment operator assign the value to the operand to the operand written in an assignment value, assign the value to the operand written in लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड असाइनमेंट होता है, इसमें लेफ्ट साइड असाइनमेंट होता है। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी उसको असाइन करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। देखो प्रोग्राम में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि मैंने लिखा है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। अब मैंने लिखा a इज इक्वल टू बी, तो किसकी वैल्यू किस में जाएगी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि a की वैल्यू b में जाएगी या b की वैल्यू a में जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा लेफ्ट हैंड असाइनमेंट होता है, यानी कि a तो a ही रहेगा, b वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, a वेरिएबल ही रहेगा, और जो इस साइड वाला है राइट हैंड साइड वाला वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और a की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना कि आप ये वाली कंडीशन लेके आ जाओ। तो ये वाली कंडीशन का कोई सॉल्यूशन है क्या, कोई सॉल्यूशन नहीं है। 10 इज इक्वल टू 20, तो किसकी वैल्यू किस में जा रही है पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो लिखो इज इक्वल टू is used for assignment, is used for assignment or assigning value, is equal to is used for assignment or assigning value। वैल्यू जब भी असाइन करनी है या असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है तो एक ही ऑपरेटर है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब लिखो बाइनरी ऑपरेटर, नेक्स्ट लिखो बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर्स। नंबर 2 लिखे बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर। तो इसमें कौन कौन से आते हैं,
जो छोटे छोटे वो मैं लिखाऊंगा नहीं, वो आप लोग को क्लियर होने चाहिए। तो लिखो इन बाइनरी ऑपरेटर जनरली there are two operand and one operator. In binary operator generally there are two operand, डी है ये, पोलियो हो गया डी को पोलियो हो गया, इससे छोटा। तो दो ऑपरेंड होंगे, एक ऑपरेटर होगा, ठीक है। देख के पहचान लोगे बाइनरी है, टर्सरी कौन सा, टर्नरी है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? एडिशन ऑपरेटर प्लस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो एग्जाम में आएगा तो आपने ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। आप लिखोगे एडिशन ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू ऐड टू वैल्यू, फिर इस तरीके से एग्जांपल दोगे, बड़ा लिखोगे ना, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखोगे। अगर 2 मार्क्स में आया तब तो ऐसे लिख के भी चल जाएगा, 5 मार्क्स में आया, 15 मार्क्स में आया तो फिर क्या, तो उस केस में इस तरीके से बनाओगे, छोटा सा प्रोग्राम का कोड भी लिख के दिखाओगे, वो आपके ऊपर है, आप कितना किस तरीके से लंबा कर सकते हो। चौथा है आपका डिवीजन, रिटर्न क्या देता है ये? क्वोशिएंट, ठीक है। और पांचवा है आपका परसेंटेज, नहीं बोलेंगे इसे, बोलेंगे मॉडुलस, रिटर्न रिमाइंडर, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवीजन के 2 पार्ट हैं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ये मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। क्लियर होना चाहिए कि एक क्वोशिएंट देता है, दूसरा रिमाइंडर देता है। हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्वोशिएंट या रिमाइंडर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को क्लियरली बताना पड़ेगा, कंपाइलर को क्लियरली बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर अंतर्यामी थोड़ी है मेरे मन में क्या चल रहा है, तो इसीलिए उन्होंने अलग अलग साइन बना रखे हैं। MODULUS, मॉडुलस, ठीक है। परसेंटेज नहीं बोलेंगे इसे, परसेंटेज का साइन नहीं बोलेंगे। अब प्रोग्राम में जब हम यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, और इसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक, ठीक है। स्टार नहीं बोलेंगे, स्टार टीवी नहीं चल रहा है, हॉटस्टार बोलोगे फिर बाद में, जियो हॉटस्टार। स्टार नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे इसे? एस्ट्रिक। तो स्पेलिंग ESTRIC भी लिखते हैं और AIESTRIC भी लिखते हैं, एस्ट्रिक, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स बाइनरी के अंदर आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। बाइनरी के अंदर लिखिए लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, they are used to combine 2 or more statement, they are used to combine 2 or more statement। जब भी आपको 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट कंबाइन करने होते हैं, उन्हें एक ही बनाना होता है, तो हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। there are two logical operators which are and or। एंड और, 2 एंड लगाएंगे, ठीक है। सिंगल एंड नहीं लगाएंगे, 2 एंड, 2 एम्परसेंड लगाएंगे, ठीक है, और 2 पाइप के सिंबल लगाएंगे।
तो कंप्यूटर में पाइप कहाँ मिलेगा? कीबोर्ड में, वो आप ढूंढोगे। तो दो है बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या है? एक टाइम में एक ही आएगा, एक टाइम में एक ही आएगा, दोनों को मिला के पाइप बनेगा। ठीक है, वैसे एम्परसेंट जो है वो एक टाइम में एक आएगा, दो लगेंगे आप। सिंगल एम्परसेंट का मतलब कुछ और है, वो आगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब बताऊंगा मैं। उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है सिंगल लाइन का, और डबल लाइन का ये यूज। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस मैं बता चुका हूँ आप लोगों को फ्लो चार्ट में। एंड और में क्लियर है ना डिफरेंस? एंड में क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब वो ट्रू होगा। ठीक है, दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा। और में क्या है कि दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू है तो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ठीक है, एंड और एक और होता है इसमें, एंड और एक होता है नॉट। तो 2 की जगह 3 कर लो, 3 होते हैं इसमें, एंड और एक होता है नॉट। नॉट का मतलब क्या है? एकदम उल्टा, रिवर्स करना। जैसे इक्वल टू कर रहे हैं तो हमें नॉट इक्वल टू करना है, तो फिर हम नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, आपने कहीं कंडीशन चेक करनी है और उसमें चेक करना है कि ये उसके बराबर ना हो, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं? नॉट। इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। इंग्लिश में यूज होता है ना एक्सक्लेमेशन। अब लास्ट लिखिए, लास्ट है फिर खत्म करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। और ब्रैकेट में ये लिख लेना, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। तो लिखो तो लिखो it has 2 operator and 3 operand. It has 2 operator and 3 operand. ऑपरेंड इसमें 3 है इसलिए टर्नरी है, और ऑपरेटर कितने हैं? 2 ऑपरेटर लग रहे हैं इसमें। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट हैज 2 ऑपरेटर एंड 3 ऑपरेंड। इट इज ऑल्सो नोन एज इफ देन एल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज इफ देन एल्स। इफ देन एल्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कहीं पे अगर इफ देन एल्स लगाना है तो अगर ए बी से बड़ा है तो ए प्रिंट हो, और नहीं है तो बी प्रिंट हो। ठीक है, ये एल्स हो गया, ये इफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया आपका इफ अगर, और ये हो गया एल्स। तो कहीं पे इस तरीके से लिखा हो तो आप समझ जाना है कि टर्नरी ऑपरेटर है, और इसका वो भी आएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा लिखा है आपने बोला एरर है भैया, प्रोग्राम में कहीं होता ही नहीं ऐसा। तो ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए ये सारी चीज़ें होती। ठीक है, इसी में एक टॉपिक है टाइप कन्वर्जन, तो वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा। जब प्रोग्राम करेंगे तब मैं आपको टाइप कन्वर्जन उसमें करवा दूंगा बीच में। ठीक है, कहीं नोट कर लो कि ये कराना है, ऐसा ना हो मेरे माइंड से स्किप हो जाए, फिर स्किप भी हो जाए। टाइप कन्वर्जन, ठीक है। चलो, तो आपका ये पार्ट खत्म हो गया, थ्योरी पार्ट लगभग खत्म कर दिया। अब हम कल से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर का देख लेंगे कौन सा यूज़ करना है, मैं बता दूंगा आपको। कोशिश करेंगे कि आपका VS कोड में हो जाए क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फास्ट है। नहीं हो पाएगा तो फिर कोड ब्लॉक्स तो हो ही नहीं रहा, फिर डेव C++ में ट्राई करेंगे। उस पर भी नहीं होगा तो फिर पुराने वाले कंपाइलर में जाना पड़ेगा, डॉस बॉक्स वाले में। ठीक है, VS कोड में कल ट्राई करेंगे, सबको इंस्टॉल कराएंगे तो हो जाएगा, तो साथ में बढ़िया है। नहीं होगा तो फिर डेव C++ में जाएंगे। ठीक है, तो कल से करते हैं फिर कोडिंग स्टार्ट।